नारे लग रहे हैं यूपी में, अलग अलग रैलियों में, मोदी की रैलियों में, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन मोदी कहां से लड़ेंगे? अहमदाबाद पूर्व से, पटना साहिब से, वाराणसी से, या कहां से? अभी तय नहीं है, तरह तरह के कयास। इस बीच बिहार से खबर आई कि बिहार बीजेपी चाहती है पटना साहिब से लड़े, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा अभी सांसद है। वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी हैं, मुरली मनोहर जोशी कह चुके हैं वाराणसी को वाराणसी से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबर आ रही है कि वाराणसी से उन्हें कानपुर भेजना चाहती है पार्टी। सवाल यह उठता है कहां से लड़ेंगे मोदी? और साथ में राजनाथ सिंह गाजियाबाद की बजाय इस बार राजनाथ लखनऊ से लड़ना चाहते हैं। लालजी टंडन ने आज साफ कह दिया कि लड़ूंगा तो लखनऊ से, वरना नहीं लड़ूंगा, और सीट छोड़ूंगा तो सिर्फ मोदी के लिए, किसी और के लिए नहीं। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है इनके सिंह, संबित पात्रा, प्रेम शुक्ला, सुदीन भदौरिया, मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, सुदीन भदौरिया ने भी कहा और बाकी मेहमानों ने भी। सवाल यह उठता है कि पार्टी हाईकमान हमेशा पार्टी हमेशा अपने हाईकमान के लिए सुरक्षित सीट तलाशती है। आपने भी तलाशा है और नर्चर करके इतने सालों से रखा है रायबरेली अमेठी को, फिरोज गांधी के जमाने से। तो क्या गलत है अगर मोदी के लिए वाराणसी चाहते हैं तो, सुरक्षित सीट चाहते हैं तो? अजीत अंजुम साहब, पहले तो मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आपने बहुत देर में मुझे मौका दिया, मेरी बात को सुना जाए जी, बीच में ना मुझे काटा जाए, और बाकी लोग भी अगर बात सुनकर जवाब दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका नतीजा ये होता है ना मैं उनकी बात सुन पाता हूं। जी जी जी। और मेरा कहना यह है कि ये बात सही है किसी हद तक, जो आपने कहा कि सुरक्षित सीट दी जाती है या समझा जाता है यहां से जिस नेता को आना है, आगे चल के कोई ऐसा काम करना है, उसके लिए सोचा जाता है। और ये बताइए थोड़ी, ये हमारी पूरी पॉलिटिक्स का एक सिस्टम है, मैं एग्री करूं या ना करूं, आप एग्री करें ना करें, ये हर पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत ये बात है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस आदमी के बारे में, बुनियादी सवाल ये है कि जिस आदमी के बारे में कहा जा रहा है, जैसा आपने अपने कमेंट्स में भी कहा कि उनकी लहर है, तो फिर वो अपने दो सीनियर नेताओं, यहां सिर्फ खाली मुरली मनोहर जोशी जी का मामला नहीं है, बल्कि लालजी टंडन जी का है, उससे ज्यादा अडवाणी जी का भी है, गांधीनगर की सीट भी है इसके अंदर, जिसका आपने जिक्र बहुत कम किया है जी। तो तीन ऐसे बुजुर्ग नेताओं को आप दांव पर लगा करके टिकट वहां पर मांग करके, दूसरे लोग जो पार्टी में आज पावरफुल हैं, बाहुबली हैं जिनको कहना चाहिए, उनको आप टिकट देने की कोशिश करें, तो ये सेफ सीट की तलाश नहीं है, ये अपनी लीडरशिप को खत्म करने का भी मामला है। और मैं उसको उस अंदाज से देख रहा हूं। आपने कुछ सवालात हमारे साथ मुझसे उठाए थे, आपने कहा कि हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं। नहीं, मैं सवाल दोबारा रिफ्रेम करता हूँ। आपने जो कहा उसका जवाब संबित पात्रा से लूंगा, लेकिन सवाल रिफ्रेम करता हूँ। आपको बीजेपी की चिंता है कि वहाँ बुजुर्ग नेताओं को हटाया जा रहा है या किनारे किया जा रहा है, और जो आपने शब्द इस्तेमाल किए बीजेपी के नई लीडरशिप, लेकिन मीम अफजल साहब उत्तर दीजिएगा। मीम अफजल साहब, भागदड़ आपकी पार्टी में, मैं पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से कमेंट कर रहा हूं। सही बात है मीम अफजल साहब, लेकिन आप प्रवक्ता, कृपया मुझे 1 मिनट। आ रहा हूं। भागदड़ आपकी पार्टी में ऐसी मची है कि भागीरथ प्रसाद सिंह एक IAS अफसर थे, शनिवार को आपने टिकट दिया, रविवार को बीजेपी में गए। जिस समय आप टिकट की घोषणा कर रहे थे, उस समय नरोत्तम मिश्रा जो वहां संसदीय कार्य मंत्री है बीजेपी के मध्य प्रदेश में, उनके घर पर बैठकर वो सेटिंग कर रहे थे बीजेपी से, और कई दिनों से बातचीत चल रही थी। मैंने पहले भी कहा जगदम्बिका पाल जो आपके लेफ्टिनेंट थे वो बीजेपी में गए। तो अब तो भागदड़ तो आपके यहाँ मची है सर। तो आप अपनी चिंता नहीं करके, मुझे लगता है जो शेर लिख रहे हैं शकील अहमद साहब जो शेर लिख रहे हैं, बीजेपी के लिए दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को, ये चिंता आपको कांग्रेस के भीतर करनी चाहिए अपने लिए। मीम अफजल साहब। अजीत जी, जब आप यहां बहस करते हैं तो आपकी बहस के मुताबिक जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है जी। और आपने जो शेर पढ़ा, वो शेर अगर किसी ने कमेंट किया है तो उसकी स्पिरिट को समझने की जरूरत है। ये श्योर कभी कभी हमारे ऊपर भी, जहां तक ये एक कोई कॉमन परंपरा है, हर इलेक्शन से पहले ये वाकयात होते हैं कि बहुत से लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वो बातें भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि असलम शेर खान जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी में गया, बेचारे ये अफोर्ड नहीं कर पाए, उनको फिर मजबूरन वापस आना पड़ा। देखिए, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता है। इस वक्त जो लोग पार्टी चेंज करते हैं वो अपनी कन्वीनियंस को देख करके करते हैं, और मैं समझता हूं अगर उन्होंने किया है
तो उसका नतीजा उनको सामने नजर मैंने आएगा। उसको देख लोग इसका कर फैसला दिया। करेंगे, उन्होंने एक मिनट फैसला जवाब सही देंगे किया उसके या बाद सुदीन गलत भदौरिया। किया। चाहे वो हमारे मैं यहाँ जल्दी नहीं सूरत है, दूंगा। या उनके यहाँ है, हमारे यहाँ है। समय उनको मैं दिया गया पूरी है। बात मैं कर रहा डिसाइड हूं। करूंगा। नहीं, आप समय नहीं। हमसे ग्रैब नहीं करेंगे। ये बीजेपी का एयर टाइम नहीं है, न्यूज 24 का एयर टाइम। बिल्कुल, समय मैं नहीं जितना दिया, मुझे समय कोई समय कांग्रेस को नहीं मिला दिया। है मुझे उत्तर देने के लिए उतना समय आप दीजिए। उससे पहले शुरुआती में उनको पहली बार बोलने का मौका मिला। आप बहुत देर बोल चुके। चलिए वो हमें डिसाइड अब कर चलिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आ रहा हूँ सुदीन जी, आ रहा जो हूँ। सारे नेताओं का तमाम चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है चिंता कर रहे हैं, मगर जरा बताएं कि सीताराम केसरी को दोनों हाथ और दोनों हम पांव चिंता उठा नहीं के, कर रहे, हम सवाल उठा अरे रहे हैं। आप जब बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? एक मिनट भाई हम आराम से बात करिए। चिंता नहीं कर रहे, सवाल उठा रहे हैं। मीम साहब, मैं सवाल का सवाल जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने की कृपा आप ही करिए। रोजाना आप सोनिया जवाब गांधी कैसे जवाब दूं? और जब आप रोकेंगे नहीं इनको तो, क्या मैं इनको बोलने नहीं दूंगा? हम जवाब देते हैं, नहीं लेते हैं। नहीं अरे आराम से जवाब दीजिए। कैसे आराम से आप इसी दूंगा? में इतना समय लेंगे तो मैं अब जाऊंगा दूसरे मेहमान के पास। जवाब दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है सीताराम केसरी को किस प्रकार से दफ्तर से बाहर फेंक दिया गया। बुजुर्गों के साथ ये क्या करते हैं? कम से कम भारतीय जनता पार्टी सपने में भी ऐसा नहीं सोचती। लाल कृष्ण आडवाणी घर में बैठे रह गए कौन और बोल रहा कैसे है? फैसला हो गया गोवा में, कौन बोल रहा और है? लाल नहीं, और नहीं, कैसे नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, पद की उम्मीदवारी तय हुई वो और हमारे- कैसे चुनाव वो समिति की हमारे- अध्यक्षता तय हुई। वो हमारे- आपको पता है, देखिए- लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी से दो बार पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा अजीत दिया। जी, आप मुझे बोलने नहीं चलिए। देंगे, आप केवल मीम साहब से पूछेंगे नहीं, तो नहीं, उत्तर नहीं, कैसे दूंगा? नहीं, मैं आपके फैक्ट करेक्ट कर रहा हूँ। फैक्ट बिल्कुल सही है। लाल कृष्ण आडवाणी हमारे पितामह थे, हैं और पितामह रहेंगे। पितामह ने क्या चिट्ठी लिखी? पितामह की चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाऊं अभी? पितामह का अधिकार है, चिट्ठी नहीं थप्पड़ भी मार सकते हैं, वो हम सहेंगे। मीम अफजल साहब चिंता नहीं करें उसकी, वो हम सहेंगे। दूसरा विषय, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, जहां तक राय बरेली हमें का चिंता सवाल करने की है। जरूरत सुन नहीं है। लीजिए, सवाल सुन जरूर लीजिए, करेंगे, लोग सवाल करेंगे आपसे। आप सुन तो लीजिए। जल्दी बाकी लोगों को मीम साहब, आपके लोगों पास को बहुत सवाल टाइम का है। जवाब तो देना देखिए, पड़ेगा, आपको आने आपके भी देना कांग्रेस के पड़ता है। पास जवाब दीजिए, कैसे जवाब दीजिए। कैसे जवाब देखिए, दूं? नहीं, एक मिनट, ये अब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जवाब नहीं आप दे जवाब सकता। देने की बजाय काउंटर सवाल पूछते हैं। आप जवाब दीजिए जो जवाब उन्होंने कैसे कहा। दूं? आप लोग बोले नहीं देंगे तो? जल्दी। मीम साहब के पास और उनकी पार्टी के पास बहुत टाइम है अभी बीजेपी के विषय में चिंता करने के लिए, क्योंकि इनके पास तो लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। एक आध जो कैंडिडेट लड़ने के लिए तैयार होते हैं वो भी कूद जाते और हैं। आप जहां कैसे से रामकृपाल स्वाभाविक रूप यादव से को ला रहे हैं? क्यों नहीं लाएंगे? रामकृपाल यादव जितनी गालियां मोदी के लिए दी है, मैं 20 ऐसे स्टेटमेंट बताऊंगा मोदी के हाथ में से बने हैं। मोदी मौत के सौदागर है, मोदी राक्षस है। 10 दिन पहले तक बोले हम तो बोल रहे हैं सोनिया गांधी जी भी आ गए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सोनिया जी ने भी मोदी जी को बहुत बोला है, सोनिया जी का भी स्वागत है। वो भी बीजेपी में आना चाहे तो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, सीरियस नहीं है। सुदीन सोनिया भदौरिया जी भी स्वागत करते हैं। चलिए, सुदीन भदौरिया ज्वाइन सीरियस टॉक हो रहा है। सुदीन भदौरिया आपके पास आते हैं, फिर हम मुद्दे पर आते हैं। स्वागत नहीं कर रहे, आप हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ने के काम कर रहे हैं। क्यों आपके पार्टी के लोग ऐसे बिकाऊ और टूट जाते हैं क्या? कोई कोशिश करता है तो साजिश बिक कर जाते रहे हैं हैं और आप टूट लोग। जाते हैं। एक काम लगा रहा हूं। ऐसे लोगों को नर्चर किया है आपने। ये आपको कांग्रेस की मैं इल्जाम आइडियोलॉजी लगा है। रहा हूं। मीम साहब, कोई तोड़ता है तो घर टूट जाता नहीं। एक मिनट हो गया। चलिए, हो ये गया। गलत बात ना बताएं। अरे हो कोई गया, तोड़ नहीं आपकी सकता बात- है अरे इतने बड़े परिवार संबित को। पात्रा, एक मिनट हो गया आपकी। सुदीन भदौरिया साहब थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई। संबित पात्रा होते हैं तो थोड़े युवा हैं, गर्मा गर्मी ज्यादा करते हैं। सुदीन भदौरिया जी फिर वापस आते हैं उसी मुद्दे पर जी हाँ। कि इसमें हाईकमान अगर इनकी पार्टी के हैं, उनके लिए अगर वो लखनऊ और वाराणसी को मुफीद मान के सुरक्षित कर रहे हैं, क्या गलत है? वही सवाल फिर से पूछता हूं आपसे, क्यों आप केरल से लड़ने की बात कर रहे हैं? इसको सही संदर्भों में समझने की आवश्यकता है। इसको सही संदर्भों में समझने की जरूरत है। इसका परिप्रेक्ष्य भी समझने की जरूरत है। जब मोदी जी ने अमित शाह को लखनऊ भेजा था, उसके बाद वो सबसे पहले गए फैजाबाद, और उन्होंने जो वहां कहा वो उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में जो एक उनकी तस्वीर है कि वो समाज में बंटवारा पैदा करना चाहते हैं। इस चुनाव के अंदर वो बनारस में आकर पूरे देश के अंदर एक सामाजिक तौर पर कड़वाहट पैदा करके, एक बंटवारा पैदा करके ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो देश के लिए, संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए कतई हितकर नहीं है। मैं इसीलिए चाहता हूं कि मोदी जी जाएं तमिलनाडु और केरल और अपनी राष्ट्रीय पहचान दिखाएं कि उनकी राष्ट्रीय पहचान कितनी है। नहीं कहने की बात, आप इसका जवाब दीजिएगा बहुत लंबा होगा। एक लाइन में जवाब दूंगा। देखिए, मोदी जी की लैंग्वेज में ये सबका है, सपा, बसपा और कांग्रेस ये थोड़ी निर्णय करे कि हम क्या करने वाले हैं। इनको तो सीबीआई का डर है, हमें किसी का डर नहीं है सुनील साहब। हम लेकिन करेंगे जो हिंदुस्तान के हक बाकी में लोग होगा। यही कह रहे हैं कि आप जो निर्णय करिए, थोड़ा जोशी जी और टंडन जी की परवाह करिए। इनके सिंह आ रहा हूं प्रेम शुक्ला आपके पास। ये सही है कि
अगर इसको इस तरह से देखें कि मोदी के लिए ऐसी सीट चाहते हैं जिसका रणनीतिक तौर पर असर हो, और वो असर के लिए वाराणसी खोज रहे हैं या अहमदाबाद ईस्ट की बात आ रही है। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, लालकृष्ण आडवाणी भी अभी कुछ दिन पहले गांधीनगर गए, उन्होंने कहा मैंने तो इच्छा जता दी, स्पष्ट कर दिया कि मैं गांधीनगर से लड़ना चाहता हूं, बाकी पार्टी फैसला करे। और इन दोनों नेताओं का बयान, टंडन का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है? अजीत जी, मोदी की पर्सनालिटी में एग्रेशन है और ये इनका आभूषण है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, इससे ये लग रहा है कि मोदी एक सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं वाराणसी चाहते हैं और बाकी लोग इतने घबराए हुए हैं कि वो कानपुर नहीं जाना चाहते, डरे हुए हैं। ये मैसेज बड़ा गलत जा रहा है। बल्कि मोदी अगर ये कहते कि नहीं, जो सबसे ज्यादा कमजोर सीट है हम वहां से लड़ेंगे और देखेंगे जनता कैसे हमको इस्तकबाल हमारा स्वागत नहीं करती है, तो मेरे ख्याल से वो मैसेज ज्यादा अच्छा रहता है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे कहीं मोदी का जो ओरिजिनल इमेज है, एग्रेशन का मैसेज, आई लीड फ्रॉम द फ्रंट, हम आगे जाके नेता हैं, हम फ्रंट से नेता हैं, ये वाला मैसेज कहीं बाधित हो रहा है। कहा जा रहा है कि अमित शाह ये सब कुछ कर रहे हैं, मोदी शांत है, और अमित शाह एक तरह से लॉबिंग कर रहे हैं कि वाराणसी उनके लिए खाली किया जाए। संघ में भी कुछ बेचैनी है, जाहिर है जब ये सरफेस सोच की सारी बातें जोशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, तो कहीं न कहीं संघ के भीतर भी बेचैनी है कि ये क्यों बवाल मच रहा है। नहीं, एक बात है कि अमित शाह सिर्फ कुछ भी नहीं करते, वहां पे एक भी कदम बिना मोदी के परमिशन के नहीं उठा है, लेकिन संघ में ये बेचैनी तो भी और बढ़ेगी। अभी इतना ही नहीं, अगर आपने सिंगल लीडर पे अपना सारा स्टेक लगा दिया है तो नेचुरली बीजेपी और संघ के लिए आने वाले दिनों में दिक्कत होगी। ये बीजेपी के कल्चर में रहा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि ये जो टैक्टिकल एरर है वो ये है कि आज ये लग रहा है कि मोदी भी एक सेफ सीट चाहते हैं, उससे सीनियर लीडर्स को हटा रहे। ये मोदी की इमेज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं। आ रहा हूं आपके पास संक्षिप्त, उसके बाद प्रेम शुक्ला, बहुत देर से प्रेम शुक्ला जी ने अपनी बात नहीं की। प्रेम शुक्ला, आप बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना के नेता हैं, बहुत तलखी और बहुत मजबूती से शिवसेना का बचाव करते हैं, लेकिन एक सवाल तो बनता है कि 15 दिन से ये वाराणसी, अहमदाबाद ईस्ट, कभी पटना साहिब, तमाम तरह के ऑफर्स जो है, पैकेज डील ऑफर्स आ रहे हैं और ये बातें कही जा रही है, तो क्यों नहीं तय हो जाता है पहले कि मोदी यहां से लड़ेंगे और घोषित हो जाए सारे जो ये तमाम तरह की अफवाहें, साजिशें, जिसको बीजेपी के लोग कह सकते हैं, प्लांट भी कह सकते हैं, सब खत्म हो जाए? मुझे लगता है इसमें कोई साजिशों की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लहर है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की लहर है, नरेंद्र मोदी की लहर है। परिणाम स्वरूप तमाम प्रांतों से, तमाम जिलों से, तमाम संसदीय क्षेत्रों से उनके लिए प्रस्ताव आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वाराणसी से नहीं आया। दिलचस्प ये कि वो प्रस्ताव पटना साहिब से वहां लड़े, और वो वाराणसी से जहां से प्रस्ताव नहीं आ रहा है, जहां से मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, जहां उनके पोस्टर लग गए, जहां चुनाव कार्यालय शुरू हो गए, वहां से लड़ने की बात कर रहे हैं, वहां से तो प्रस्ताव नहीं है। अब जब मुरली मनोहर जोशी जी की सीट के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ, तो सिटिंग एमपी होने के नाते उनको अपना चुनाव कार्यालय खोलने में क्या जाता है। यहाँ सुरेश टावरे एक हमारे भिवंडी में सांसद है, परसों राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया। राहुल गांधी 3 बार कहा साहब मैं यहाँ का लोकल एमपी हूँ, उनको मंच पर नहीं आने दिया। तो आपके यहाँ तो इस तरह की व्यवस्था हो जाती है। वहां तो मुरली मनोहर जोशी जी स्वयं बैठेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड में, वहां चर्चा होगी, हो सकता है वही प्रस्तावित कर दे कि आप जो है नरेंद्र मोदी जी आए, आप वाराणसी लड़े, तब आप क्या कहेंगे इसको? अगर इतना आसान होता प्रेम शुक्ला, तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जोशी जी ने कल कहते थे कि मैं वाराणसी सीट नरेंद्र भाई मोदी के लिए छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन जोशी जी ने जो कल कहा बिटवीन द लाइन, सुनिए एक मिनट सुनिए, दर्शकों के लिए जरूरी है, एक मिनट आ रहा हूं अफजल सर आपके पास, एक मिनट। जोशी जी ने कहा कि मुझे लगता है कि कोई फैसला नहीं होगा जिससे हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार या पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे या चुनावी नतीजे पर असर पड़े। इसका बिटवीन द लाइन्स है। उन्होंने क्लियर नहीं कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के लिए सीट छोड़ने को तैयार हूं। प्रेम शुक्ला, उन्होंने इस बयान में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के प्रति तो निष्ठा है ना, वो आशीर्वचन तो है ना। देखिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वो व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी को लाल चौक तक ले गए थे। आडवाणी जी को पितामह मान लेंगे, आशीर्वचन कहेंगे, तो जनता समझ रही है। और जबरन आशीर्वचन की परंपरा यहाँ हो गई है कि आडवाणी की रजामंदी के बगैर गोवा में ताजपोशी, दिल्ली में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आशीर्वचन के लिए चले गए और गोवा से मोदी ने फोन किया चुने जाने के बाद, और ट्वीट किया मोदी ने कि मुझे आशीर्वाद मिल गया आडवाणी का। मुझे उत्तर देने का मौका नहीं मिल रहा है और सब मेरे पे अटैक करेंगे। एक मिनट उत्तर दे दीजिए, नहीं तो इनके आपको मौका नहीं देकर मैं जोखिम मोल नहीं
मिलूंगा ट्वीट पर 20 लोग मुझे भी गालियां देंगे कि संबित पात्रा नेटवर्क बीजेपी का बहुत तगड़ा है, मुझे भी गालियां देंगे कि बीजेपी के जो नेता बैठे थे उनको आप बोलने नहीं दे रहे थे। आप बोल रहे हैं सर जी कोई आपको गाली नहीं देंगे, पूरा ट्वीट से ट्वीट राटी सक्रिय होगा मुझे गाली देने में। अभी जल्दी जवाब दीजिए। 3 बहुत महत्वपूर्ण विषय, इतनी चिंता आप कर रहे हैं, मैं अमीन भाई से पूछूंगा कि नरसिम्हा राव जी के बॉडी को यहाँ दहन करने का भी मौका नहीं दिया। देखिए आप नहीं हमारे संवाद और बहस के स्तर को कहीं से कहीं ये एक प्राइम मिनिस्टर विंडिक्टिव नहीं है, प्राइम मिनिस्टर क्रिमेट नहीं हो सकते हैं। मुझे लगता है इससे दुखद विषय हिंदुस्तान। लेकिन ये आज मुरली मनोहर जोशी की वाराणसी सीट और लखनऊ की टंडन की सीट का इसका क्या रिश्ता है? इनका रिश्ता है, ये जितना चिंतित हो रहे हैं सबके लिए, मैं इनको आईना दिखा रहा हूं और हमारे बुजुर्गों के लिए चिंता ना हो, वो पितामह है, उनकी चेयर हम करेंगे। दूसरा विषय अजीत जी, एक सेकंड में उत्तर दे दूं, जल्दी अजीत जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, न्यूज 24 में या किसी भी चैनल में हमारा टिकट वितरण डिसाइड नहीं होगा, वो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करेगी। हम भी वही करेंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक बात लास्ट में कह दूं, मोदी आडवाणी है, आडवाणी मोदी है, मोदी ही एमएम जोशी है, एमएम जोशी ही मोदी है। 543 सीट्स पे ईश्वर को लेकर, एक मिनट अब हो गया, ईश्वर को लेकर कहा जाता है कि मैं सब में हूं, सब मुझ में है। यही तो पार्टी है, पीएम कैंडिडेट हो गया, आप बोलने दीजिए, हो गया, बहुत अच्छा आपने बोला है। अफजल साहब जवाब दीजिए, मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। जी अजीत जी, मैं ये हमको आईना दिखा रहे हैं और ये पहले भी कहते रहते हैं ऐसी बात, जब कभी कोई गुजरात की बात करता है तो ये फौरन 84 पर आ जाते हैं। आप नरसिम्हा जवाब दीजिए, अब नहीं किया जा सकता। आपने हमारे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया, 1 घंटे बाद खत्म हो गई। जी मैं बड़ा अहम सवाल, हमारे सुनिए, एनके सिंह साहब ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया, मैं जरा उसको सामने रख के जवाब दे रहा हूं। उससे पहले जो हमारे बीएसपी के प्रवक्ता थे उन्होंने भी ये बात उठाई थी, मैं जरा उसके ऊपर आना चाहता हूं। बड़ा अहम सवाल आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ने पर क्यों आमादा है मोदी जी और वहीं से क्यों सेफ नहीं, ये वजह नहीं है। मैं आपको वजह बताता हूं, इसकी वजह है दूसरी। उन्होंने सही कहा, आप केरला से क्यों नहीं लड़ना चाहते, आपकी लहर तो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। बात यह है कि केरला से अगर लड़े तो आप जीत भी सकते होंगे, आप कर्नाटक से जीत भी सकते होंगे मोदी जी, लेकिन यूपी में लड़ने से पोलराइजेशन होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश के ऊपर उनकी नजर है। ये एक नई बात जो मैं कह रहा हूं। चलिए, आपने अपनी बात कह दी, क्लोजिंग रिमार्क ले लेता हूं, नहीं तो बीजेपी वाले ट्विटर पर मुझे गालियां देंगे कि आपने जवाब नहीं देने दिया। संबित पात्रा को हो गया, संबित पात्रा 30 सेकंड। पोलराइजेशन करना चाहते हैं वाराणसी में, इसीलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे भी लग रहे हैं वहां। ये तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जैसे सवालों पे सवाल और कोई जवाब नहीं देते, आप जवाब नहीं देते। क्या पोलराइजेशन कर रहे हैं, हिंदुस्तान को आगे और पोलराइजेशन की राजनीति से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वाराणसी 30 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क, पोलराइजेशन वाराणसी हिंदू नगरी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये इतिहास रहा है। यहाँ पे यूपी में 18.5% मुसलमान है, लिहाजा बिहार में 16.5% है। नेचुरली वो पोलराइजेशन पे करता है और कहीं ना कहीं बड़े सटल वे में बीजेपी ने जब मोदी को नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट किया और पोजीशन किया यूपी में, तो पर्पस यही था। मुजफ्फरनगर हो चुका है, लिहाजा एक पोलराइजेशन का एलिमेंट तो रहेगा ही, और आप जानते हैं कि यहीं पे राम मंदिर काशी है, राम मंदिर है, तो एक पोलराइजेशन का एलिमेंट हमेशा, और उसी का नारा हर हर मोदी भी कहीं न कहीं उसी के हर हर उसी से आया है। लेकिन ये कुल मिला के जो ये कंट्रोवर्सी हुई जिस पे आज आप चर्चा कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी के लिए बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है कि पार्टी विद डिफरेंस नहीं है। चलिए, इस कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा। संबित पात्रा आपको और वक्त देंगे, और जो इनके समर्थक, दर्शक, ट्विटर पर हमें गालियां देने वाले लोग हैं, वो ध्यान रखें, हमारे लिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब बराबर है। फर्क यह है कि बीजेपी के सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग ट्विटर पर हैं, इसलिए उनकी गालियां हम तक आसानी से पहुंचती है। चलिए, इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं।